सो हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल CATV एंड इस वीडियो में अब हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने प्रीवियस जहाँ पे एंड किया था। हमने अराउंड 22 क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 22 तक पहुँच गए थे, जिसमें से कुछ तो थ्योरेटिकल थे, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। अराउंड 38, 39 या ऐसा कुछ 41 क्वेश्चन है हमको देखने। ऑन 1 अप्रैल 2009 द फेयर रिटर्न म्यूचुअल फंड फॉलोइंग असेट है। तो प्राइस जो है 4 बजे की ये है। देखो, शेयर मार्केट 4 बजे क्लोज होता है तो तब की प्राइस है। तो शेयर है उसका मार्केट प्राइस दे के रखा है, जैसे ABCDE करके शेयर उसका मार्केट प्राइस दे के रखा है। यूनिट ऑफ फंड दे के रखा है 8 लाख। अब ठीक, तो अभी अपन क्या देख रहे हैं कि NAV जो है हमको 1 अप्रैल 2009 की निकालनी है, ठीक है। तो हमें यही कैलकुलेट करना है। 1 सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हो गया, ठीक है। तो फेयर रिटर्न है, ये NAV निकालना है फंड की ऑन 1 अप्रैल 2009। तो ये तो हम निकाल देंगे। क्या है इसमें, 1 अप्रैल 2009 का ही तो दे के रखा है इसमें। तो हमने टोटल जो है हम इसका पोर्टफोलियो निकालेंगे और पोर्टफोलियो डिवाइड बाय 8 लाख। तो ये डिवाइड बाय 8 लाख करके जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो 119.0475 या 119.05 लेकर आ जाएगा। अब वही है कि एज्यूम करो कि 1 अप्रैल 2009 को ही HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ने चेक सेंड किया 50 लाख का टू द फंड एंड फंड मैनेजर इमीडिएटली परचेसेस 18,000 शेयर सी लिमिटेड के। तो वही है, 18,000 शेयर सी लिमिटेड के परचेस करे हैं तो 264.64 के बेसिस पे ही किए होंगे, ठीक है। तो 18,000 इंटू 264.64, तो 18,000 इसने परचेस किए हैं। तो ये जो सी लिमिटेड है 10,000 अब हो जाएगा 28,000 और 264.64 तो रहेगा। तो 4763520 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब 50 लाख में से कैश बचा है 236480। तो 236480 का ओके, 236480 का कैश बचना था, वो क्यों नहीं बचा। लेट सी कितने 18,000 शेयर का इन्वेस्टमेंट करा है और किस में करा है, सी लिमिटेड में। क्या है, 18,000 का इन्वेस्टमेंट करा है सी लिमिटेड में। सी लिमिटेड है 264.40, तो 4759200 माइनस करेंगे हम 50 लाख 50, तो 240800। ओके, 240800 आएगा। वो रॉन्गली टाइपोग्राफिकल एरर हो गया होगा। तो 24800 ये कैश है। तो इस तरीके से हमारा मार्केट पोर्टफोलियो तो आ जाएगा। पर रही बात है यूनिट्स की, जो जब 50 लाख जब हमको कैश मिला था, तो जो हम यूनिट इशू कर रहे थे, वो यूनिट इशू जो हम करेंगे तो वो तो NAV 0 पर करेंगे। तो NAV 0 तो ये है। तो ये जो 50 लाख है, इस पर जो ये यूनिट है, ये यूनिट हमने NAV 0 पर इशू करी, तो ऐसे नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगी। अब वही है कि जब हमने पोर्टफोलियो रिवाइज़ किया है, तो उसमें जो रिवाइज़ किया, जब उसको मार्केट प्राइस पर लेकर आए हैं, तो उस टाइम जो है ये ही पर्टिकुलर यूनिट ये डिवाइड में जाएगी एंड इस तरीके से NAV निकलेगी, ठीक है, अगले महीने की, ठीक है। तो 1 अप्रैल शायद अगले दिन की ही निकलेगी। ये 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल तो अगले दिन की NAV ये है। तो हर डे वाइज ये NAV रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 इजी क्वेश्चन है। अब इजी क्वेश्चन है बट फिर भी इसमें कैलकुलेशंस में दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, A ने इन्वेस्टमेंट करे है 3 म्यूचुअल फंड स्कीम में एज पर दी डिटेल्स। ये डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है बाकायदा, और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये तो अपना, तो ये अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है इतने, और NAV 0 एंट्री डेट है। अब एंट्री डेट पे तो इन्वेस्टमेंट होगा, राइट। लास्ट NAV पे तो इन्वेस्टमेंट होता है। NAV 31/3 की देके रखी है और डिविडेंड देके रखा है सी। अब इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, 50,000 का कर रहे हैं। तो 50,000 का कर रहे हो तो डिवाइड बाय 10.5 करो, तो भैया 476.91 476.9 के जो है यूनिट्स, इस यूनिट का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इतने ही यूनिट्स आप परचेस कर रहे हो ना। ये सब चीज़ें ऐसी चलती रहेगी, कितने यूनिट्स आपने परचेस करे हैं, ठीक है। अब व्हाट इज द इफेक्टिव यील्ड पर एनम। तो इफेक्टिव यील्ड पर एनम पूछ लिया, बेसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ 3 स्कीम टू मिस्टर ए। तो इफेक्टिव यील्ड पर एनम, तो आप इसका इफेक्टिव यील्ड पर एनम क्या होगा ये हमसे पूछ लिया गया है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ 3 स्कीम। तो इफेक्टिव यील्ड पूछा है पर एनम, मतलब हमको होल्डिंग पीरियड यील्ड निकालना है और हमको HPY से इफेक्टिव यील्ड पे जाना है, ठीक है। तो हमको HPY से इफेक्टिव यील्ड पे जाना है, राइट। कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, हमको HPY से इफेक्टिव यील्ड पे जाना है, राइट। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, 50,000 का इन्वेस्टमेंट है। 10.5 से अगर हम करें तो 4769 है। अब इसमें चेंज हुआ है, मतलब 0.10 का तो इधर चेंज हुआ है, मतलब इधर जो है 476 से नीचे चले गए। ओके 1 सेकेंड,
4761 के तो यूनिट्स है, राइट, 4761 की यूनिट्स है जो हमने परचेस करके रखी है। 4761 की यूनिट्स हमने परचेस करी है। NAV एंड की निकालो 10.40 के हिसाब से, ये NAV एंड की आ गई, राइट, हो गया NAV एंड की। रही बात देखें तो डिविडेंड रिसीव्ड अप टू 31/3/2010 वो 950 है, ठीक है, तो ये डिविडेंड भी आ गया। तो ये रिटर्न में तो ये दो चीज़ हो गई, ठीक। तो 49,523.812 ये जो है माइनस 50,000, क्योंकि 50,000 ये दे के रखा है, तो ये चेंज इन NAV निकल जाएगी। और हमारे पास डिविडेंड हमको रिसीव हुआ है 950, देख लेते हैं, वही चेंज इन NAV और डिविडेंड है। तो टोटल यील्ड ये है, ठीक है, डिवाइड बाय 50,000 कर देंगे तो 473.812 ये है हमारा स्कीम, ठीक है। इस स्कीम में अगर देखा जाए तो 50,000 से डिवाइड किया तो देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट 50,000 का है, यूनिट इतनी परचेज करी है, NAV इसकी ये है, इस तरीके से जो है चेंज इन NAV है, ठीक है, और फिर डिविडेंड है। तो चेंज इन NAV और डिविडेंड है तो टोटल यील्ड तो इतना है। अब टोटल यील्ड इतना है, राइट, टोटल यील्ड इतना है। अब हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो यील्ड है ये 121 डेज का है, मतलब कि जो निकलता है वो होल्डिंग पीरियड यील्ड निकलता है। तो ये जो हमारा यील्ड है देखा जाए तो ये यील्ड जो है वो तो होल्डिंग पीरियड यील्ड है, ये टोटल यील्ड ये होल्डिंग पीरियड यील्ड है। ये जो यील्ड है इसको अगर परसेंटेज में करो तो ये होल्डिंग पीरियड करेगा, 121 दिन करेगा, इसको ही हमको 365 दिन पे ले जाना है, ठीक है। तो 473.812 को हमने 50,000 से डिवाइड किया तो ये आया है 0.009476 जो भी है, ठीक है। ये तो होल्डिंग पीरियड का यील्ड है, तो इसको डिवाइड बाय 121 करके इंटू करेंगे 365, ये तो पूरे पीरियड का आ जाएगा, और इंटू 100 करेंगे तो 2.858 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है बी का भी कैलकुलेशन करा है और सी का भी करा है। तो वही बात आती है कि जो 1 लाख है तो 10,000 का है, 10,000 यूनिट्स होते हैं, उसको 10.10, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा, ठीक है। ये भी हमारा 1,01,000 है तो वो चेंज इन NAV निकल जाएगा, और इस तरीके से जो है हमारा ये कैलकुलेशन हो जाएगा, राइट। होल्डिंग पीरियड यील्ड है, उसको एनुअल यील्ड करना पड़ता है। तो अब हम क्या समझे, इफेक्टिव यील्ड एनुअल यील्ड होती है, राइट। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि अगला क्वेश्चन आएगा समझने लायक, अगला क्वेश्चन आएगा, अच्छा क्वेश्चन है, जो है सेम इधर भी ऐसा ही है कि डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे के रखा है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, एंट्री डेट दे के रखा है, उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ यूनिट निकाल लेंगे। अब ये जो नंबर ऑफ यूनिट है तो इसको 10.40 से मल्टीप्लाई करके NAV एट द एंड की आ जाएगी, तो चेंज इन NAV और डिविडेंड रिसीव्ड तो है ही, इससे जो अमाउंट आएगा वो तो होल्डिंग पीरियड यील्ड रहेगा, वो उस पर्टिकुलर डेज का रहेगा, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके उसको 365 डेज पे हमको लेकर आना है। तो ये इफेक्टिव यील्ड भी यही है, और इसको भी स्किप कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन तो अब आएगा, जो है क्वेश्चन नंबर 26, क्या है, मिस्टर वाई हैज़ इन्वेस्टेड इन द 3 म्यूचुअल फंड, 3 म्यूचुअल फंड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है, फॉलोइंग डिटेल ये है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये है। तो देखो इधर भी यही है कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बता के रखा है, एट द टाइम ऑफ परचेज भी बता के रखा है, NAV भी बता के रखा है एट द एंड। अब NAV भी एट द एंड बता के रखी है, और डिविडेंड रिसीव भी बता के रखा है, इनफैक्ट इधर इफेक्टिव यील्ड भी बता दिया। पूछना क्या है, इनको पूछना ये है कि हमको किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना है, किस डेट पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो वही है। अब हमको समझना पड़ेगा कि हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन कैसे बिल्ट होती है। वो इक्वेशन ये होती है कि देखो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख है, सबसे पहले तो NAV मैं एक ही कैलकुलेट करूँगा, ठीक है, इससे समझ में आ जाएगा। तो अमाउंट जो है 2 लाख है, और NAV एट द टाइम ऑफ परचेज 10.30 है, तो सिंपल सी बात है 2 लाख डिवाइड बाय 10.30 जो है हमारा 19417.47 ये यूनिट्स है, राइट। अब ये 19417.47 को 10.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक तरीके से 10.25 से मल्टीप्लाई किया तो 199,029 आएगा, मतलब इससे हमारी एंड वाली NAV आ जाएगी जो भी, ठीक है, 199,029 और 19417 ये यूनिट्स निकाली, और इससे हमने क्लोजिंग से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो ये हमारी टोटल NAV आ गई एंड की। समझना हमको ये पड़ेगा कि ये तो टोटल NAV आ गई हमारी, तो ऐसे केस में ये चेंज इन NAV हो गया, एक्स के केस में चेंज इन NAV हो गया, फिर साथ ही साथ डिविडेंड भी रिसीव हो रहा है तो ये भी रिटर्न हो गया। ऐसे वाई में भी हम क्या करेंगे कि ये इससे नंबर ऑफ यूनिट निकाली, इससे नंबर ऑफ यूनिट निकाल के ये एंड की निकाली हमने NAV, और इसमें से हमने चेंज इन NAV निकाला, साथ ही साथ जो डिविडेंड रिसीव कुछ भी नहीं है, इससे नंबर ऑफ यूनिट्स निकाली,
नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल के हमने क्या किया, हमने 24.15 से मल्टीप्लाई करके हमने चेंज इन एनएवी हम पता कर सकते हैं और साथ ही साथ डिविडेंड रिसीव हो रहा है। तो इस तरीके से हमने जो है टोटल रिटर्न निकाल लिया अमाउंट में और डिवाइड बाय ये जो इन्वेस्टमेंट है इससे करके जो है हम बाकायदा यील्ड निकाल सकते हैं। ये जो है टोटल यील्ड भी निकाला इन्होंने टोटल यील्ड निकाल लिया। ठीक है, अब पॉइंट क्या है, इन्होंने इधर टोटल यील्ड निकाल लिया इनका। तो ये अगर नहीं भी लिखते नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच स्कीम, तो नंबर ऑफ यूनिट्स तो निकालना ही था, ये इससे नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा। एनएवी टोटल एनएवी निकालना था, तो एनएवी भी इससे ये यूनिट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एनएवी आ जाएगा। टोटल यील्ड निकालना है, यील्ड भी निकाल लिया हमने, डिविडेंड को ऐड करके यील्ड निकाल लिया। अब नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टमेंट हेल्ड, राइट, अब नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टमेंट हेल्ड। तो इसकी इक्वेशन क्या हुई, अगर मैं इसको अगर LHS में 9.66 रखूँ, अगर मैं LHS में 0.9066 से 9.66 रख रहा हूँ, तो मतलब कि चेंज इन NAV प्लस डिविडेंड रिसीव डिवाइड बाय NAV 0 ये होगा। ठीक है, अब ये तो है हमारा मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना पड़ेगा, राइट, मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 365 और डिवाइड बाय जो पर्टिकुलर होल्डिंग पीरियड है उससे करना पड़ेगा और इस तरीके से कैलकुलेट होगा और इसको कैलकुलेट करते हुए देखते हैं। तो यही है। अब हम समझते हैं कि इन्होंने ऐसे ही कैलकुलेट करा है क्या। तो सबसे पहले चेंज इन NAV प्लस डिविडेंड, तो जो हमने करा ये चेंज इन NAV प्लस डिविडेंड, ये चेंज इन NAV प्लस डिविडेंड, ये टोटल तो आया 5029। इसको करना है डिवाइड NAV 0 से, तो वही बात आती है कि NAV 0 से डिवाइड करना है, मतलब यील्ड तो आ गया हमारा, पर ये होल्डिंग पीरियड यील्ड आया है। अब ये जो यील्ड आया है ये तो होल्डिंग पीरियड यील्ड आया है, राइट, ये होल्डिंग पीरियड यील्ड आया है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही करा इन्होंने 365 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको 365 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड बाय हम अगर 121 मतलब डिवाइड बाय होल्डिंग पीरियड करते हैं, क्योंकि ये जो यील्ड है ये होल्डिंग पीरियड का यील्ड है। तो होल्डिंग पीरियड का यील्ड डिवाइड बाय होल्डिंग पीरियड इंटू 365 इज इक्वल टू इफेक्टिव यील्ड। पर अब इफेक्टिव यील्ड देके रखा है तो होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय इफेक्टिव यील्ड, मतलब वही LHS और RHS का कॉन्सेप्ट है कि होल्डिंग पीरियड यील्ड डिवाइड बाय इफेक्टिव यील्ड मल्टीप्लाई बाय 365, तो ऐसे में आ जाएगा 955। ठीक है, तो अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा इफेक्टिव यील्ड जो है 9.66, इफेक्टिव यील्ड क्या होता है इज इक्वल टू होल्डिंग पीरियड यील्ड डिवाइड बाय होल्डिंग पीरियड इंटू 365। अब डिवाइड बाय होल्डिंग पीरियड है तो वो तो देख के नहीं रखा है, तो उसको LHS में ले गए, एंड जो LHS में इफेक्टिव यील्ड था उसको RHS में लेकर आए डिवाइड में, तो होल्डिंग पीरियड यील्ड डिवाइड बाय इफेक्टिव यील्ड हो जाएगा। ठीक है, और इंटू 365 हो जाएगा तो पीरियड ऑफ होल्डिंग आ जाएगा, तो बैक कैलकुलेशन कर लो, तो इससे तुम्हारा डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। यही है जो अभी हम समझ रहे थे कि चेंज इन NAV और डिविडेंड जो हमने करा इससे हमने टोटल निकाल लिया, टोटल करके हमने जो है होल्डिंग पीरियड का यील्ड निकाल लिया जो है डिवाइड बाय 4 लाख, इससे हमने निकाल लिया होल्डिंग पीरियड का यील्ड। अब ये जो यील्ड है डिवाइड बाय होल्डिंग पीरियड इंटू 365 करना था इज इक्वल टू इफेक्टिव यील्ड। तो होल्डिंग पीरियड दे के नहीं रखा है तो उसको LHS में ले गए और इज इक्वल टू के उधर जो इफेक्टिव यील्ड था उसको डिवाइड में लेकर आ जाए, तो इस तरीके से जो हमने कैलकुलेशन कर लिया। तो ये जो 9.66 है इफेक्टिव यील्ड सबका ये 11.66 देकर रखा है, तो ये हो गया 31 डेज। ऐसे ही हमने इधर भी कैलकुलेट करा है कि चेंज इन NAV है, ठीक है, तो चेंज इन NAV प्लस डिविडेंड यील्ड ये हमारा आया टोटल, ये जो है ये टोटल जो 9000 है, ये 9000 का टोटल डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय NAV 0 kरेंगे, तो इस तरीके से हमारा होल्डिंग पीरियड यील्ड आएगा। वो डिवाइड बाय होल्डिंग पीरियड इंटू 365 करते हैं तो इफेक्टिव यील्ड आता है, पर इफेक्टिव यील्ड देके रखा है और होल्डिंग पीरियड यील्ड नहीं देके रखा है, तो उसको हम इफेक्टिव यील्ड की जगह रख के इफेक्टिव यील्ड को डिवाइड में कर देंगे, तो होल्डिंग पीरियड यील्ड डिवाइड बाय इफेक्टिव यील्ड इंटू 365। अब इसको समझने का, ये तो हमने समझ लिया पोजीशन रिप्लेसमेंट के हिसाब से, पर अगर इसको इंटरप्रेट करें तो वो ऐसा है कि 9.66 अगर साल भर में कमाते हैं, या तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि देखो 365 डिवाइड बाय 966, तो अपन समझ सकते हैं 9.66, तो अपन समझ सकते हैं कि 1% रिटर्न कमाने में कितने दिन लगते हैं। 365 डिवाइड बाय 9.66 करो तो 1% रिटर्न कमाने में कितने दिन लगते हैं, ठीक है।
तो अगर मेरे को 2.5146% रिटर्न कमाना हो तो कितने दिन में हो जाएगा, ऐसा 1% कमाने में कितने दिन लगते हैं, और अगर हमें 2.5146 रिटर्न कमाना हो तो कितने दिन लगेंगे। एक तो ऐसा समझ लो, ऐसा समझ सकते हैं, अगर 9.66 कमाने में 365 दिन लगते हैं तो 2.5146 डिविडेंड जो अराउंड 25% है, तो उसमें भी टाइम आधा ही लगेगा। तो जो प्रपोर्शन है वो प्रपोर्शन हमने निकाल लिया कि भैया कितने प्रपोर्शन में दिन लगेंगे, तो हमने प्रपोर्शन निकाल लिया, 365 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हम ऐसा भी देख सकते हैं, राइट। अब आता है 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक्स ऑन 1/7/2007 इनिशियल ऑफर ऑफ सम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड इन 10,000 यूनिट हैविंग फेस वैल्यू 10 रुपी फॉर ईच। तो क्या हुआ कि 1/7/2007 को इनिशियल ऑफर आया। क्या हुआ कि 1/7/2007 को इनिशियल ऑफर ऑफ सम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड 10,000 यूनिट, ठीक है। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा 10,000 यूनिट का, हैविंग फेस वैल्यू, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड 10,000 यूनिट हैविंग फेस वैल्यू 10 रुपये फॉर ईच यूनिट। अब 31/3/8 मीन्स जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने बाद जो है डिविडेंड पे करा है 10%, वो तो फेस वैल्यू पे ही होगा। एक्स फाउंड करते हैं एनुअलाइज यील्ड 153.33, ये एनुअलाइज यील्ड है 153.33, साल भर का यील्ड है, और हमें तो फिर वो 9 महीने का यील्ड निकालना पड़ेगा। 31/12/9 को 20% डिविडेंड वॉज गिवन, ये ही 31/12/9 को देखा जाए तो 20% डिविडेंड हमने दिया, तो ये अगले साल का, या 31 मार्च होना चाहिए, 31/12 लिख के रखा है पर ये 31 मार्च होना चाहिए। 20% डिविडेंड हमने दिया। ऑन 31 मार्च 2010 एक्स रिडीम ऑल हिज बैलेंस ऑफ 11,296.11 when his annualized yield was 73.52%. What are the NAV as on 31/3/8, 9 और 10? तो क्या बोला है कि 1/7 को ऑफर आया इन्वेस्टमेंट 10,000 यूनिट का, हैविंग फेस वैल्यू 10 रुपये है, ठीक, और 31/8 को जो है डिविडेंड पे करा है 10%। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले 31/8 तक का तो हम NAV निकाल लें, NAV तो उसकी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चेंज इन NAV ये सब तो नहीं पता, बट हाँ निकाल लेते हैं कि म्यूचुअल फंड का कितना वैल्यू है। तो फेस वैल्यू 10,000 यूनिट 10 रुपये, ठीक है, 1 लाख की फेस वैल्यू है, डिविडेंड पे हो रहा है 10%, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10% है, तो हो गया हमारा 10,000, ठीक है, डिविडेंड हो गया 10,000। अब ये हो गया 10%, ठीक है, तो ये 10,000 आया डिविडेंड। अब रिटर्न है, तो रिटर्न में अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है, 153.33 है, तो 9 मंथ का रिटर्न आ जाएगा। तो 153.33 है इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो ये 115% है। तो रिटर्न 115% है, ठीक है। इस रिटर्न में तो डिविडेंड भी कवर होगा। तो 1 लाख रिटर्न में है 1,15,000, तो 2,15,000 हो गया। अब 2,15,000 हो गया, तो उसमें से 10,000 माइनस कर दो, 10,000 इसके माइनस कर दो, क्योंकि ये डिविडेंड का री इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब जब डिविडेंड का री इन्वेस्टमेंट होता है तो डिविडेंड रिटर्न का पार्ट नहीं होके अगले साल वो इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो NAV में अभी तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, पर अगले साल की NAV में वो चेंज शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिविडेंड हमने माइनस करा, 2,15,000 में से वो हमने 10,000 माइनस किया, एंड अब डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10,000 यूनिट करेंगे, क्योंकि अब की जो वैल्यू है वो 10,000 यूनिट, ठीक है। हमने 10,000 यूनिट से डिवाइड किया, 20.50 आया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया NAV एज ऑन 31/3/8। तो अब फेस वैल्यू है हमारी 10, NAV ऑन 31/3/8 जो है वो आया है 20.50। समझने वाली बात ये थी कि डिविडेंड जो है वो रिटर्न का पार्ट नहीं होगा अगर वो इन्वेस्टमेंट होता है, तो क्योंकि उसका इफेक्ट अगले साल वो दिखाई देगा, इन्वेस्टमेंट होगा ही ना उसका। तो चेंज इन NAV से भी वो चेंज इन NAV के रूट से वो है रिटर्न का पार्ट बन जाएगा, पर स्पेसिफिकली डिविडेंड एज ए रिटर्न नहीं जाएगा। तो वो है, सिंपल सी बात है। हमने अभी NAV निकाली 20.50, राइट। अब ये लास्ट NAV हो गई हमारी 20.50 8 की। अब 31/12/9 मतलब 31/3/9 बोलो वैसे इसको, 20% डिविडेंड गिवन, तो 20% डिविडेंड दे रहे हैं
तो वो भी फेस वैल्यू पे दे रहे हैं क्या? तो फेस वैल्यू पे अगर दे रहे हैं, अभी जो है 10,000 यूनिट की जो है NAV तो 20.5 है। अब जो डिविडेंड पे कर रहे हैं उसको फेस वैल्यू पे कर रहे हैं। आप समझते हैं, ये जो हमारी NAV है 20.5, अब जो री इन्वेस्टमेंट होगा अगले साल री इन्वेस्टमेंट होगा लास्ट NAV पे। तो 10,000 अगर अगले साल इन्वेस्टमेंट होगा तो उसकी लास्ट NAV तो 20.50 रहेगी। ये 10,000 अगले साल इन्वेस्टमेंट होगा तो उसकी लास्ट NAV 20.50 रहेगी। तब देखो 10,000 इन्वेस्टमेंट हुआ, लास्ट NAV 20.50, ये यूनिट्स आ गई 487.80। अब क्या करोगे? अब हम करेंगे कि जब 10487.40 है, ये हमारा नंबर ऑफ यूनिट हो गई, ये 31/3/8 की यूनिट हो गई, राइट। 31/3/8 को सबसे पहले 31/3/8 को आप याद रखो, सबसे पहले डिविडेंड तो आया था, पर ये डिविडेंड रिटर्न का पार्ट नहीं बना, इसको इसका पार्ट नहीं बनाया, ठीक है, इसको रिटर्न का पार्ट नहीं बनाया, उसको अब री इन्वेस्टमेंट करा तो ये हो गया 10487 हो गया। अब डिविडेंड अब जो बचेगा ना वो 10487 पे बैठेगा 31/3/9 में, राइट। अब 31/3/9 में हमने डिविडेंड बांटा, वही 10 रुपये का भाव, ठीक है, डिविडेंड हुआ। अब 10 रुपये के भाव से डिविडेंड है, अब क्या करेंगे? 10 रुपये का भी भाव है तो 10 रुपये फेस वैल्यू है तो उसका 20%, राइट, डिविडेंड है। तो ये अब क्या अपना हो गया डिविडेंड। अब ये डिविडेंड है, ये 31/3/9 का पार्ट नहीं बनेगा, ये डिविडेंड देखा जाए तो 31/3/9 का पार्ट नहीं बनेगा। तो ये किस पे होगा? इन री इन्वेस्ट, ये इन्वेस्ट होगा 31/3/9 की NAV पे। तो ठीक है, ये जो डिविडेंड है ये इन्वेस्ट होगा, ठीक है, ये अगले साल इन्वेस्ट होगा NAV 31/3/9 पे। अब NAV, ये जो डिविडेंड है ये NAV 31/3/9 पे इन्वेस्ट होगा, तो जो मेरी यूनिट है और ये वाली यूनिट, मतलब कि उसके बाद मेरी टोटल यूनिट जो हम बोल रहे हैं, ये यूनिट हो जाएगी 11296 और 31/3/10, क्योंकि रिडीम करी है ऑल हिज बैलेंस, सारा बैलेंस रिडीम कर दिया, ठीक है, 11296, मतलब कि टोटल 11296 आना चाहिए। अब टोटल 11296 आना चाहिए, मतलब कि ये जो NAV है इसको कैलकुलेट करोगे तो 25.95 आ जाएगा। 11296 में से इसको माइनस करके ये डिवाइड में कर देंगे तो 25.95 आ जाएगा। रुको एक मिनट देख लेते हैं, 25.95 आ जाएगा। अब ये 25.95 है हमारी NAV, राइट। अब बात आती है कि ये 9 की भी NAV आ गई, ठीक है, 9 की भी NAV आ गई। अब 10 की NAV निकालनी है। 10 की NAV कैसे निकालेंगे? 10 की NAV कैसे निकालेंगे? तो वही है कि 10 की NAV अपन ऐसे निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट से इसको अगर NAV से अगर मल्टीप्लाई करके देखें, या अगर पोर्टफोलियो की वैल्यू दे के रखते तो मैं डिवाइड बाय पोर्टफोलियो की वैल्यू डिवाइड बाय 11296.11 होता तो NAV निकल जाती, पर ऐसा कुछ भी दे के नहीं रखा है। तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा? 31/3/10 उसने रिडीम करी सारी बैलेंस 11296.11, उसकी एनुअलाइज यील्ड है 73.52, उसका एनुअलाइज यील्ड क्या है 73.52। तो ऐसे केस में 73.52 तो एनुअलाइज है तो डिवाइड बाय 12 करके इंटू 33 करेंगे, क्योंकि उसका जो पीरियड है ये तो एनुअलाइज यील्ड है, मतलब कि ये तो होल्डिंग पीरियड यील्ड है, ये तो 12 महीने का है, ये एनुअलाइज यील्ड है 12 महीने का है। इसको हमें 33 महीने का करना है। कैसे 33 महीने का करना है? क्योंकि एक साथ 7 से इसको परचेस करा है और 31/3/10 तक की जो एनुअलाइज यील्ड है वो 33 मंथ की यील्ड निकल जाएगी। अब हमने जो एक वैल्यू निकाली है वो करंट मार्केट वैल्यू या निकल गई है, या NAV निकल गया है ऑफ म्यूचुअल फंड, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट करेंगे 11296.11, तो इससे जो है हमारा NAV 31.03 31 जो है 31 मार्च की जो है NAV आ जाएगी। वापस मैं बता देता हूँ कि 9 महीने का यील्ड निकाल के हमने मार्केट वैल्यू निकाली, मार्केट वैल्यू में से डिविडेंड हमने माइनस करा क्योंकि वो री इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। तो अभी की NAV तो हो गई हमारी 20.5। अब जो है डिविडेंड अगले साल इन्वेस्ट होगा तो 20.5 के बेसिस पे होगा, तो री इन्वेस्टमेंट होगा तो 487 यूनिट हो गई। 31/3/10 को 487 पर यूनिट हो गई। इस पर डिविडेंड मिला, ये डिविडेंड मिला तो बाकायदा डिविडेंड मिला तो उसको भी री इन्वेस्टमेंट करना है। अब वो री इन्वेस्टमेंट होगा तो 31/3 की NAV पे होगा। अब 31/3 की NAV हम एक्स क्यों रख रहे हैं? इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 31/8 की अगर हम NAV देखें तो इसमें 2,15,000 दे के रखा था, तो 2,15,000 हमने निकाल लिया था।
9 महीने का 115% तो 2,15,000 हमारा निकाल लिया था। अगर अब हम देखें वो 2,15,000 में से 10,000 का डिविडेंड हमने माइनस कर दिया। अब हम समझते हैं कि हम 31/3 की NAV ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या कि 12 में 9 प्लस कर दो 12 + 9 तो 21 महीने का अगर हम यील्ड निकालें तो होता है क्या, क्योंकि 153.33 तो 12 महीने का है तो 21 महीने का 268.32% होना था, तो 268.33% होना था। तो इसको डिवाइड बाय 100 करा या 268.33% को 1 लाख प्लस 268.33% करा, तो ये जो वैल्यू आई उसमें से हम डिविडेंड माइनस कर देंगे। जैसे इधर डिविडेंड माइनस किया है, अब उधर भी डिविडेंड माइनस करेंगे। उधर जो डिविडेंड है अराउंड वो है 20975.60, तो माइनस करेंगे 20975.60। ये माइनस करा तो कायदे से जो हमारी वैल्यू है ये NAV है। अब NAV को 10487.80 से डिवाइड करते हैं। 10487.80 से डिवाइड किया तो आया 33.11। पर इसमें जो है पर इसको वैसे कैलकुलेट नहीं करा गया है और इसको इस तरीके से कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। तो उसमें जो है उसमें दूसरे 10 फैक्टर हो सकते हैं, दूसरे फैक्टर्स भी अफेक्ट कर रहे हो। तो इसलिए हमको क्या करना है कि NAV है 31/3/8 का 20.50 है, ठीक है। हमने तो इन्वेस्टमेंट कर लिया 480 का, हमारा 480 हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड मिला है, वो डिविडेंड भी री इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। पर अगर हमने वैसे कैलकुलेट करा, अगर हमने वैसे कैलकुलेट किया ना तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, और इसका ऑब्जेक्टिव ही लूज हो जाएगा। तो हमने डेटा को यूज़ करके हमको ऐसा कैलकुलेट करने का है, ठीक है। अब डेटा को यूज़ करके हमने ऐसे कैलकुलेट करा, ठीक है। 25.95 आया, ठीक है। 25.95 आ गया। अब इसी 25.95 से हमने जो है इससे ही हमने री इन्वेस्टमेंट करा होगा और हमारी जो भी यूनिट आई होगी उसको ऐड करके टोटल 112.96 आ रहा है। NAV हमने निकालने के लिए 33 महीने का इसको निकाला एंड इस तरीके से जो है हमने 26.75 इसकी NAV निकाली। ओके, ये भी क्वेश्चन हो गया। तो टोटल क्वेश्चन है कितने अराउंड, शायद टोटल क्वेश्चन 28 ना, राइट। लेट मी सी, 41 क्वेश्चन होंगे शायद तक। 39 41 क्वेश्चन है, राइट। तो ये हुआ हमारा। अब 1 सेकेंड, तो हमने ये देख लिया है, हमने इन्वेस्टमेंट की बात कर ली है, राइट। तो हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया है। फिर भी मार्क करने के पर्सपेक्टिव से मैंने ये लिखा है कि हमने उस तरीके से क्यों नहीं करा। अब वो कौन सा तरीका था वो भी मैं लिख लेता हूँ। मैंने लिखा है इसमें कि 21 पीरियड्स का रिटर्न निकाल के क्यों नहीं किया है। तो हैंस इसको जो है वो इसके लिए सेपरेट एक छोटा सा वीडियो बन जाएगा और छोटा सा वीडियो इस पर कैटर हो जाएगा, राइट। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 28 है। दैट वी डू दिस क्वेश्चन 2। अब 28 में क्या बोल रहे हैं कि ऑन 1/7/2010 एक्स ने इन्वेस्ट करे हैं 50,000 जिसका इनिशियल ऑफर एट म्यूचुअल फंड फेस वैल्यू 10 है। डिक्टो क्वेश्चन। 31/3/11 को डिविडेंड पे किया 10%, एनुअलाइज यील्ड है 120%। 31/3/12, देखो दिसंबर नहीं बोला, ठीक है। 31/3/12 20% डिविडेंड एंड कैपिटल गेन पर यूनिट पे करा। सारी यूनिट रिडीम हो गई 16271.98 पे। अब इसको ही हमको यूज़ करना है वैल्यू को। एनुअलाइज यील्ड उस टाइम जो था वो था 71.50 ओवर द पीरियड ऑफ होल्डिंग। हमको NAV निकालनी है 3 साल की। इन्वेस्टमेंट 7/10 को करा है, तो सबसे पहले तो 9 महीने का मैं इंटरेस्ट रेट निकाल लेता हूँ। तो एनुअलाइज यील्ड है 120, तो 9 मंथ का निकाला तो 90% आया। 50,000 में 90% यील्ड से ऐड करा तो 31/3/11 को जो NAV आया वो आया हमारा 95,000। पॉइंट टू बी नोटेड, ये मार्केट वैल्यू आई है, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, राइट। अब डिविडेंड भी पे हुआ है ऐसे तो, राइट। डिविडेंड कितना पे हुआ, 5,000 डिविडेंड पे हुआ होगा। पर ये डिविडेंड तो री इन्वेस्ट हो जाएगा ना। तो सिंस डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाएगा तो ये अभी NAV का पार्ट नहीं बनेगा। अगले साल वो री इन्वेस्टमेंट होगा तो वो NAV चेंज कर देगा एंड देन वो NAV का पार्ट होगा। तो डिविडेंड को हमने माइनस किया, ठीक है, क्योंकि हम उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं।
ठीक है। अब री इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगले साल इन्वेस्ट होगा 5,000, तो किस वैल्यू पे होगा, ये होगा 18 की वैल्यू पे, तो यही 18 की वैल्यू पे री इन्वेस्टमेंट करा है। तो टोटल यूनिट हो जाएगी 5,000 प्लस 277.8, जैसे 5277.8 हो जाएगा। फिर वही बात आती है कि अगले साल 5277.8, ठीक है, ऐसी यूनिट रहेगी। तो अगर देखा जाए तो जो है 31/3/11 को जो है 5277.8, फिर वही है कि जो उस पर डिविडेंड रहेगा वो डिविडेंड भी 10 से मल्टीप्लाई करके जो है उसकी फेस वैल्यू जो है 20% डिविडेंड है वो डिविडेंड होगा। और इस बार तो कैपिटल गेन भी है 0.60, तो कैपिटल गेन भी मिला। अब ये जो गेन है 13722.23, ये अगले साल री इन्वेस्टमेंट होगा, पर किस वैल्यू पर होगा, ये जो री इन्वेस्टमेंट होगा वो किस वैल्यू पर होगा, ये पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी उसकी। तो ये जो री इन्वेस्टमेंट होगा इसका तो एक्स है, और वही इक्वेशन बन जाएगी। ये 5277 है, इस वैल्यू को हमने NAV पे जो है डिवाइड करके हमने जो है नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकाली। तो देयरफॉर NAV 31/3/12 की जो आई है, 31/3/12 की जो NAV आई है वो यही है 31/3/12 की, राइट। NAV क्या निकली है, जो हमने x के लिए सॉल्व किया तो 13.80 आया। अब यही है कि 13.80 NAV है। अब जो है हमको NAV निकालनी है 31/3/13 की, तो 31/3/13 है तो सिंपल सी बात है, एनुअलाइज रिटर्न तो 71.50 है, शायद इसमें भी हमको 33 मंथ्स का निकालना है। तो जो हमारी फेस वैल्यू थी 50,000, जो भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी, तो हमने मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट या बोल सकते हैं कि NAV जो है हमने निकाला और डिवाइड बाय हमने 6271.18 किया, और इस तरीके से जो हमारी NAV है वो 23.65 आई। तो हमने री इन्वेस्टमेंट का टर्म समझते हुए कि जो डिविडेंड है वो रिटर्न का पार्ट नहीं होगा, उसको री इन्वेस्टमेंट करा जाएगा NAV पे, राइट। तो अगले साल जो है NAV पे री इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, और NAV पे री इन्वेस्टमेंट होगा। और रही बात है तो पर्टिकुलर यही हमको समझना था कि जब NAV पे री इन्वेस्टमेंट होगा तो जो है पर्टिकुलर NAV पे अगर हमने इसको री इन्वेस्ट करा है तो ठीक है, वो जो हम NAV और जो यूनिट्स हम इशू करेंगे वो यूनिट्स इसके रिस्पेक्ट में इशू होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा। अब अगला क्वेश्चन यही है कि मिस्टर X ऑन 1/7/2012 ड्यूरिंग IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर म्यूचुअल फंड था 1 लाख का, सेम है, राइट। इसको मैं काट देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा फ्लॉ है। तो वही है कि कंसेप्ट काटना है, कंसेप्ट नहीं काटना है, क्वेश्चन काटना है, पॉइंट्स आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। ये जो इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन है ना, ये जो हम 5,000 माइनस कर दिया, ये जो भी 18 आ रहा है, ये जो भी 18 आ रहा है, इसका एक तरीका और है कैलकुलेट करने का। वो जो पर्टिकुलर एक तरीका है वो मैं इधर आपको नोट डाउन कर देता हूँ। ये हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कि जो हमारा 0.9 है, हमारा जो यील्ड है, यील्ड का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन NAV प्लस डिविडेंड, इधर कैपिटल गेन भी आ जाएगा डिवाइड बाय NAV 0, चेंज इन NAV न्यूमरेटर में प्लस डिविडेंड डिवाइड बाय NAV 0। तो इससे जो है हमारा NAV 1 निकालना है हमको ना, तो NAV 1 हमारा आ जाएगा 18, ठीक है। अब इस पर ही हमको इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि अगले साल री इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये बातें होगी, राइट। और वही है सीन कि जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स की बात करें तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स तो हमको अपडेट करना ही पड़ेगा लेटेस्ट NAV के हिसाब से, ठीक है। तो हमारा जो लेटेस्ट NAV के हिसाब से जो NAV यूनिट्स हो जाती है वो हमारी 5277.78 हो जाएगी। इस तरीके से जो है हमने कैलकुलेशन करा है, और शायद यही अगला क्वेश्चन सेम एज प्रीवियस 2 क्वेश्चन है, इसको ओवर कर दो। अगर सेटिस्फैक्शन है चाहिए तो मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन में क्या था कि 1/7/2012 को IPO था, 1 लाख फेस वैल्यू 10 है, 31/3/13 को डिक्लेयर किया 10% डिविडेंड, और होल्डिंग पीरियड यील्ड है 115%, तो कोई दिक्कत नहीं है, 115% 9% का है, 9 मंथ का है, ये तो देख ही रखा है। 31/3/13 को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 10% और होल्डिंग पीरियड रिटर्न 115% था, ठीक है। 31/3/14 को अगेन डिक्लेयर हुआ 20% डिविडेंड। अब ये जो 20% डिविडेंड है और 31/3/15 को सारे इन्वेस्टमेंट 11296.11 यूनिट है, और होल्डिंग पीरियड रिटर्न जो है वो 202.17 है। तो इधर होल्डिंग पीरियड रिटर्न देख रखा है 202.17%। तब सिंस 202.17% होल्डिंग पीरियड देख ही रखा है, तो इसमें सिर्फ 202.17 ही इधर ऐड करना है। इधर होल्डिंग पीरियड रिटर्न देख रखा है 202.17, होल्डिंग पीरियड रिटर्न 115% है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न 202.17% है, ठीक है। इसके पहले वाला क्वेश्चन देखें हम,
इसके पहले वाला क्वेश्चन देखे तो उधर क्या दे के रखा था, एनुअलाइज यील्ड दे के रखा था, ठीक है, इधर भी एनुअलाइज यील्ड दे के रखा था, ठीक है। अब इसमें ही हमको नोट डाउन करना पड़ेगा कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न एनुअलाइज यील्ड रिप्लेस कर दो होल्डिंग पीरियड रिटर्न से, तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा वो। तो ये लिख लिया गया है कि डिक्टो क्वेश्चन है होल्डिंग पीरियड यील्ड का क्वेश्चन नंबर 29 में, और क्वेश्चन नंबर 29 हमने देख लिया है। तो वही है कि 1 लाख है फेस वैल्यू, ठीक है, 31/3/13 को हमने म्यूचुअल फंड ने डिक्लेयर किया 10% डिविडेंड। तो हमने अगर यील्ड का फॉर्मूला लगाए तो सबसे पहले तो अभी हम देखते हैं कि रिटर्न कितना, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, जो कि भैया 9 महीने का हम निकालेंगे, पर 9 महीने का निकालने की ज़रूरत नहीं है, 115% दे के रखा है, वो 9 महीने का ही है। तो हमने निकाला तो हमारा आया 2,15,000। 2,15,000 में से हम 10,000 माइनस करेंगे, या तो यील्ड के फॉर्मूला से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, पर इधर हमने 10,000 माइनस किया क्योंकि वो री इन्वेस्ट होने वाला है। 20.50 हमारी वैल्यू आ गई। अब जो री इन्वेस्टमेंट होगा तो ये तो 20.50 के बेसिस पे होगा, और साथ ही साथ नंबर ऑफ़ यूनिट्स को भी हमको मार्कअप पे लाना पड़ेगा। तो 20.50 है हमारा, और नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी है जो री इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो 10,000 को री इन्वेस्टमेंट करेंगे 20.50 पे, तो हमारी नंबर ऑफ़ यूनिट हो जाएगी 487.80। अब जो अगला डिविडेंड है तो 10487.80 पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर अगला डिविडेंड 10487.80 इंटू 10 का 20%, ठीक है। तो उतनी जो वैल्यू है उस वैल्यू को का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा। पर ये जो वैल्यू है, जिस वैल्यू का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये तो सिंपल सी बात है, कौन सी एनएवी पे होगा, अगले साल की एनएवी पे होगा। अब अगले साल की एनएवी पे होगा तो अगले साल की एनएवी तो पता नहीं, तो इसलिए हमने इसको एक्स कर दिया। तो पुराने यूनिट और जो डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिवाइड बाय जो वैल्यू है, ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो 11296.11 आना चाहिए, क्योंकि अब हमारी वैल्यू सिर्फ इतनी रहेगी, क्योंकि हम रिड्यूस कर रहे हैं सारे यूनिट, और सारी यूनिट यही है। तो अब जो एक्स है वो एक्स हम निकालेंगे 25.95। अभी जो 25.95 है, अब सिंपल सी बात है, 25.95 इधर दे दिया, इस 25.95 से आपने इन्वेस्टमेंट करा है, 112.96 आपकी यूनिट हो गई है। अब सिंपल सी बात है कि हमारी अगर फेयर वैल्यू अगर हम देखें 1 लाख की फेस वैल्यू थी, और 202.17 की हमारी जो है होल्डिंग पीरियड यील्ड है, तो प्लस हमने 202.17 का यील्ड निकाला, इसको हमने 12 महीने में कन्वर्ट नहीं किया। अगर आप देखो तो 202.17 को 12 महीने में हमने कन्वर्ट नहीं किया, और हमने 26.75 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है कि म्यूचुअल फंड हैविंग 300 यूनिट जिसकी एनएवी है 8.75 एंड 9.45 एट द बिगिनिंग। आई होप सो यार कि आपको लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा सब चीज़ें, एंड ठीक है, बड़े क्वेश्चन है, पर वही 41 क्वेश्चन का हमको गो थ्रू करना ही पड़ेगा। एंड गो थ्रू करने के लिए इस टाइप के डिविजनरी वीडियोज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। सो आई मीन ये आप इंटू 2 करके भी अगर आपने फॉरवर्ड करके भी देखा तो भी वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये स्किप कर सकते हैं वैसे, ठीक है, बट ठीक है, अपन कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड की 300 यूनिट है, एनएवी दे के रखा है, चेंज इन एनएवी दे के रखा है, ठीक है। तो इसकी एनएवी 8.575 9.45 एट द बिगनिंग एंड ऑफ द ईयर, मतलब ये जो है बिगनिंग में 8.75 है और फिर 9.75 हो जाएगा। डिविडेंड है, कैपिटल गेन है, तो यूनिट पे हमने निकाल लिया। दिस डिस्ट्रीब्यूशन आर टू बी री इन्वेस्टेड, एवरेज एनएवी 8.65, एवरेज एन 8.65 पे री इन्वेस्टमेंट करा है, ठीक है। पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है 300 यूनिट पे है, तो निकालो भैया 300 यूनिट पे। अब जो है 300 यूनिट पे ना, तो 2.05 को 300 यूनिट पे करो तो 2.05 नहीं आएगा, सॉरी, डिविडेंड और कैपिटल गेन का डिस्ट्रीब्यूशन है, याद रखना कि डिविडेंड एंड कैपिटल गेन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये है 300 में मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 405। 405 को हमने री इन्वेस्ट करा, किस पे करा, 8.65 पे क्या, एवरेज एनएवी। तो हमारी री इन्वेस्टेड जो है 46.82 यूनिट आ गई है, तो हमारी ये यूनिट हो गई है। ये यूनिट को हम, सिंपल सी बात है, हमारा एनएवी 1 है 9.45, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी मार्केट वैल्यू आएगी एट द एंड ऑफ द ईयर। और रही बातें जब 300 यूनिट होगी तो 300 यूनिट को 8.75 करा तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये वैल्यू आएगी। जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न है। तो वही बात आती है कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न आपका कितना है, आप कैलकुलेट करो। वो जो कैलकुलेशन है वो होल्डिंग पीरियड रिवॉर्ड है। जो होल्डिंग पीरियड रिवॉर्ड मतलब 24.85 है, या हम बोल सकते हैं
ये कितने, ये 1 साल का है होल्डिंग पीरियड, तो एक तरीके से ये हम 1 साल का ही हमने निकाला है रिटर्न। तो होल्डिंग पीरियड रिवॉर्ड है, ये 1 साल का है, ठीक है। तो कंक्लूजन सिंस द होल्डिंग पीरियड रिवॉर्ड इज मोर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इन ऑप्शन 2, दैट इज री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एट एवरेज NAV। अब होल्डिंग पीरियड रिवॉर्ड है 24.85। अच्छा, ओके ओके, इन्होंने क्या किया, इसमें कंपेरिजन किया। होल्डिंग पीरियड रिवॉर्ड है इज मोर इन परसेंटेज इन ऑप्शन नंबर 2, दैट इज री इन्वेस्टमेंट पे होल्डिंग पीरियड रिवॉर्ड है, और अगर री इन्वेस्टमेंट करे है एवरेज NAV पे, तो दिस ऑप्शन इज प्रेफरेबल। पर हम अगर यू होल्डिंग पीरियड रिवॉर्ड इधर कैलकुलेट करें, तो होल्डिंग पीरियड रिवॉर्ड को अगर इधर देखा जाए, तो होल्डिंग पीरियड रिवॉर्ड को इधर देखा जाए, तो इधर हमने होल्डिंग पीरियड रिवॉर्ड निकाला, वो इसलिए निकाला कि हम ये देखना चाह रहे थे कि कल को री इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो ये जो है टोटल रिवॉर्ड 2.05 है। अब 2.05 है तो NAV 0 8.75 है, निकालो, जाएगा 23.43, तो ये 23.43, तो रिवॉर्ड इधर 23.43% है, इधर रिवॉर्ड 24.85% है। तो ये थोड़ा सा ये मैटर कर जाता है कि इसमें हमारा रिटर्न ज़्यादा आ रहा है। फिर ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, सी अब क्वेश्चन 31 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो लास्ट 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट आई होप सो आपको ये 30 क्वेश्चन जो भी करे हैं ये आपको समझ में आए होंगे, राइट, और समझ में आए होंगे, और मैं बेटर तरीके से कन्वे कर पाया हूँ जो मैंने भी पढ़ा है और जो भी डिराइव्ड है म्यूचुअल फंड में, ठीक है। वैसे ही हमने इसको PM के सारे क्वेश्चंस करे हैं, मीन्स हमने कुछ हद तक हमने चीज़ों को समझ लिया है बेटर तरीके से। अगले कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली कवर करेंगे, ठीक है। और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो होप सो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे और फर्दर इससे रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे। ओके, थैंक यू।